इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेमोरी एलोकेशन स्कीम, जो है हमारी रिलोकेटेबल पार्टीशन एलोकेशन या रिलोकेशन पार्टीशन एलोकेशन। तो रिलोकेशन बेसिकली क्या है कि किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में किसी भी जगह लोकेट करना, शिफ्ट करना, प्लेस करना। ओवरऑल अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम मेमोरी में किसी भी लोकेशन से एग्जीक्यूट या रन कराया जा सकता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डायनेमिक पार्टीशंस और डायनेमिक एलोकेशन, जिसमें हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखी थी, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, नेक्स्ट फिट एंड फर्स्ट फिट। तो वो एल्गोरिथम तो ये है कि प्रोग्राम जो डिफरेंट आ रहे हैं वो किस तरह एलोकेट होंगे। अब अगर प्रोग्राम को किसी भी लोकेशन पे शिफ्ट करके उनको लोड करके रन कराना हो तो दैट इज मोर एडवांस देन द प्रीवियस एलोकेशन स्कीम। ठीक है, तो ये हम जानते हैं जैसे कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होना होता है, तो ये प्रोग्राम एब्सोल्यूट एड्रेसेस पर मैप होना होता है। मतलब कि प्रोग्राम को जिस एड्रेस से रन होना होता है वो एड्रेस, किस एड्रेस पे प्रोग्राम लोड होगा, किससे रन होगा। लोडिंग प्रोसेस शॉर्ट में मैंने बताया था कि लोडिंग यानी पुटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना होता है तो ये एब्सोल्यूट एड्रेस पर मैप होता है और मेमोरी में लोड होता है। अब जो एब्सोल्यूट एड्रेस है या एग्जैक्ट एड्रेस है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रियल एड्रेस। ओके, तो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो एड्रेसेस जनरेट करता है कंपाइलर, लेकिन वो एड्रेस करेक्ट नहीं होते हैं। वो हमारे क्या है कि रिलेटिव एड्रेसेस होते हैं कंपाइलर जब एड्रेस जनरेट करता है। और कंपाइलर इसीलिए एक्चुअल या रियल एड्रेस जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि ये लोडिंग और एग्जीक्यूशन के पहले का प्रोसेस होता है। तो जो फिजिकल मेमोरी है या मेन मेमोरी है, अगर हम चाहते हैं कि डायनेमिकली एलोकेट हो प्रोसेसेस को, मतलब जैसे प्रोग्राम या प्रोसेसेस मेमोरी में आए और एग्जिट हों, तो इस मेमोरी में प्रोग्राम हम डायनेमिकली भी लोड और रन करा सकते हैं। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड रिलोकेशन। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं वो इस तरह कंपाइल किए जाते हैं कि जो प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद आएगा वो किसी भी मेमोरी पर एग्जीक्यूट हो सकता है। क्योंकि रिलोकेशन का कंसेप्ट भी यही है कि कंपाइलेशन के बाद जो एड्रेसेस जनरेट हुए, जरूरी नहीं कि उसी एड्रेस से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो या रन हो, उसको शिफ्ट किया जा सकता है, रिलोकेट किया जाता है। तो जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उनको हम बोलते हैं रिलोकेटेबल प्रोग्राम्स, कि जो मेमोरी में कहीं भी रिलोकेट या शिफ्ट हो सकते हैं। और जो ये आइडिया है प्रोग्राम को किसी भी मेमोरी में, किसी भी लोकेशन पर जो करेंटली अवेलेबल एरिया है, करेंटली अवेलेबल ब्लॉक हैं, किसी भी लोकेशन पर पुट किया जाए अगर उन प्रोग्राम को, तो ये प्रोसेस हमारा रिलोकेशन कहलाता है।
तो रिलोकेशन एक्चुअली क्या करता है कि कंप्यूटर का रिस्पांस टाइम और रिसोर्स यूटिलाइजेशन दोनों को इम्प्रूव कर देता है। रिस्पांस टाइम जानते ही हो, किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने में लगा टाइम, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेन मेमोरी हो या सीपीयू हो, इनिशियल टाइम नीड टू रिस्पॉन्ड, जैसे कि रिक्वेस्ट या कमांड म्यूट कर लो, ठीक है। तो रिलोकेशन तो एक जनरल प्रोसेस है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोग्राम किसी भी लोकेशन पर, किसी भी वे में। तो अगर ये प्रोसेस डायनेमिकली किया जाए, मतलब कि जो रन टाइम पर करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स हैं या एग्जीक्यूशन टाइम पर करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स को मूव किया जाए टू डिफरेंट लोकेशंस या मेमोरी में किसी भी अवेलेबल लोकेशन पर, तो ये हमारा डायनेमिक रिलोकेशन है। और डायनेमिक रिलोकेशन इज सपोर्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, यानी वो पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट सपोर्ट्स दिस थिंग। अब बात करते हैं कि मेमोरी कॉम्पैक्शन। तो रिलोकेशन एक जनरल प्रोसेस है, और जो ये जनरल प्रोसेस है, इट कैन बी परफॉर्म बाय ए वैरायटी ऑफ वेज, जिसमें हमारा मेमोरी कॉम्पैक्शन एक प्रमुख तरीका है रिलोकेशन को परफॉर्म करने का। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड रिलोकेशन कॉम्पैक्शन, जिससे हम रिलोकेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मेमोरी में बीच बीच में खाली ब्लॉक हैं, मतलब इट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो खाली ब्लॉक्स हैं, होल हैं, वो ऑल ओवर द मेमोरी स्कैटर्ड हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और कुछ रीजन भरे हुए हैं, कुछ खाली हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि जो भरे हुए रीजन हैं, यानी जो करंटली एक्टिव प्रोग्राम्स हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम एक साइड ले आता है और खाली रीजन को मेमोरी के एक साइड बना देता है, जिससे कि जो खाली स्पेस है वो एक साथ कंबाइन होके टोटल स्पेस के फॉर्म में दिखने लगता है। मतलब कि जो रनिंग प्रोग्राम है उनको एक तरफ ले आया जाता है, ओके, और जो फ्री स्पेस है उनको एक सिंगल लार्ज ब्लॉक में कंबाइन कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी मोमेंट पर ये 3 प्रोसेस रन हो रहे हैं, अब उनमें से प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया, तो मेमोरी में इधर गैप बच गया, इधर बच गया, तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3 या प्रोसेस 3 को रिलोकेट कर दिया गया प्रोसेस 1 के साथ, मतलब कि कॉम्पैक्ट कर दिया गया, तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3, जिससे अब ये खाली जो भी स्पेस बचा, इधर बाकी प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेस 4 आया, तो वो अब इधर इस खाली स्पेस में रन करने लगा। अदरवाइज अगर कॉम्पैक्शन नहीं परफॉर्म करते, तो प्रोग्राम 4 के लिए अवेलेबल स्पेस जरूरी नहीं था कि वो मिलता, इतना या इतना प्रोसेस 4 हो सकता है किसी एक में रन नहीं कर पाता, लेकिन अब प्रोसेस 4 जो है एक साथ स्पेस मिल गया तो इसमें रन करने लगा। तो जब मेमोरी कॉम्पैक्शन परफॉर्म हो जाता है तो क्या होता है कि जो अब नए प्रोग्राम्स हैं, इनकमिंग प्रोग्राम्स हैं, वो अब उनको एक साथ कंटिन्यूअस स्पेस मिल जाता है, एक एंड पर एक साथ खाली स्पेस मिल जाता है। या हम ये कहें
कि मेमोरी को हम इस तरह देख सकते हैं कि सिंगल कंटिन्यूअस अवेलेबल मेमोरी स्पेस इज अवेलेबल एट अनदर एंड। अब धीरे धीरे करके फिर यही चीजें आएंगी कि प्रोग्राम्स बीच बीच में रिमूव होते रहेंगे, प्रोसेस होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे और एग्जिट होते रहेंगे। तो फिर कॉम्पैक्शन करने के बाद फिर वही सिचुएशन बनेगी कि फिर अलग अलग होल्स अलग अलग प्लेस पर मेमोरी में रहेंगे, तो फिर से कॉम्पैक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है कि कॉम्पैक्शन इन्वॉल्व्स मेमोरी ओवरहेड। ओवरहेड इन द सेंस कि बार बार कि कॉम्पैक्शन परफॉर्म करेगा, फिर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कॉम्पैक्शन, फिर देखेगा, तो इट इन्वॉल्व्स ए मेमोरी ओवरहेड। तो एक मोर जनरल एग्जांपल जैसे ये है कि सपोज करो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इस तरह रन कर रहे हैं, बीच बीच में खाली स्पेस है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ थोड़ा सा है। इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं अलग अलग साइज के जो मेमोरी में रन कर रहे हैं फर्स्ट डायग्राम से। तो आफ्टर कंपैक्शन कि इनको हम इस तरह एक एंड पर ले आएंगे आफ्टर कंपैक्शन, और एक एंड पर खाली स्पेस हमें मिल जाएगी। तो कॉम्पैक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं वो हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये सिंपल है और ये फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स को रिमूव करता है। अब इसमें बिना कॉम्पैक्शन के क्या होता था कि प्रोग्राम्स को सर्च करना होता था कि कहाँ पर स्पेस खाली है, कहाँ पर छोटा है ब्लॉक, कहाँ बड़ा है, तो इसमें टाइम लगता था, फिर उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था। तो अब इसमें अवेलेबल मेमोरी रीजन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम्स को। इनकमिंग प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द अवेलेबल टोटल मेमोरी जो कि एक साथ अवेलेबल है। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि प्रोग्राम शिफ्ट होता रहता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि प्रोग्राम या इसके यूजर को इसकी शिफ्टिंग का आइडिया नहीं लगता। प्रोग्राम अपने आप में एग्जीक्यूट होते रहते हैं और मेमोरी रीजन शिफ्ट होता रहता है। ओके, प्रोग्राम कैन बी रिलोकेटेड टू एनी मेमोरी लोकेशन। हम बाद में इसको देखेंगे एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में कि हाउ द एड्रेसेस आर ट्रांसलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, रियल एड्रेस, इनके बारे में कि सीपीयू जब जनरेट करता है तो वो वर्चुअल एड्रेस होता है, और जो फाइनली प्रोग्राम जहां से एग्जीक्यूट करता है दैट इज रियल एड्रेस। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सीपीयू हमारा जो जनरेट करता है एड्रेस वो लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस होता है, और जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिस एड्रेस से, दैट इज कॉल्ड एज द रियल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस। तो इसका एडवांटेज यही है कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंपल है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जो एक्टिव प्रोसेस हैं वो एक तरफ एक एंड पर आ जाते हैं, और जो खाली होल्स हैं यानी होल्स हैं मेमोरी होल्स वो एक तरफ आ जाते हैं, जिससे कि मेमोरी एक साथ मिल जाती है, प्रोग्राम को अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो टाइम इन्वॉल्व होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का दैट इज लार्ज, और सीपीयू को बार बार भी वर्क करना पड़ता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड करेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कॉम्पैक्शन प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, तो सीपीयू नीड टू डिवोट इट्स टाइम आल्सो, मतलब सीपीयू को भी वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि रिलोकेशन, और दूसरा ये है कि रिलोकेशन फास्ट होना चाहिए,
अगर फास्ट नहीं होगा तो कुछ टाइम बाद फिर वही सिचुएशन आ जाएगी। तो जो फास्ट होने के लिए ये ओवरहेड इन्वॉल्व करता है, जिसमें ओएस सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करेगा एंड सीपीयू विल डू द टास्क। अब ये हमारा रिलोकेशन यानी कॉम्पैक्शन पॉसिबल नहीं है अगर हमारी जो लिंकिंग है या बाइंडिंग है वो रन टाइम के पहले है। यानी अगर ये बाइंडिंग है जो है वो कंपाइल टाइम या लोड टाइम के पहले। मेमोरी बाइंडिंग यू मस्ट नो, मेमोरी बाइंडिंग हमारी होती है कंपाइल टाइम, लोड टाइम, रन टाइम। तो कॉम्पैक्शन में वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है जो पॉइंट डिस्कस करने थे। अब इसको एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लो। वैसे तो इसका मैंने एग्जाम्पल और डायग्रामेटिकल व्यू बता दिया है, बट यू कैन सी वन मोर फर्दर डायग्राम फॉर दिस। सपोज दिस इज द सिचुएशन, इसमें एक ही प्रोग्राम है और फ्री ब्लॉक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले एक एंड पर है और दूसरे एंड पर भी है। तो इस जो जॉब 2 को है वो शिफ्ट कर दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वाली मेमोरी में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट आफ्टर मेमोरी में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि 60K का फ्री स्पेस मिल गया। अब जो रिलोकेशन प्रोसेस होता है इट विल बी डन बाय द विद द हेल्प ऑफ 2 रजिस्टर्स। ये सिस्टम में 2 रजिस्टर होते हैं रिलोकेशन फैसिलिटीज के लिए, जिसको रिलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर बोलते हैं। तो ये दोनों रजिस्टर क्या करते हैं कि यूजर प्रोसेस को एक दूसरे प्रोसेस से प्रोटेक्ट करते हैं कि ऐसा ना हो कि एक यूजर का प्रोसेस या प्रोग्राम दूसरे यूजर के प्रोसेस या प्रोग्राम की मेमोरी में ओवरलैप करने लगे या उसको इंटरेक्ट करे, जिससे कि प्रोग्राम करप्शन में भी पॉसिबल। तो ये प्रोटेक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी से इंटरेक्ट होने में से भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि हर एक यूजर का और ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना जो एरिया है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग द रिलोकेशन एंड रजिस्टर। तो रिलोकेशन रजिस्टर ये होल्ड करता है स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। अभी हम बात करेंगे एक्चुअली एड्रेसेस के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो फिजिकल एड्रेस मीन्स कि एक्चुअल एड्रेस जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और ये कंबाइन होके मिलता है फिजिकल एड्रेस रिलोकेट होके सारे प्रोसेस के बाद। सीपीयू जो जनरेट करता है एड्रेसेस किसी प्रोग्राम के लिए, जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो सीपीयू जो जनरेट करता है वो एड्रेस कहलाते हैं वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। और ये वर्चुअल या लॉजिकल एड्रेस मॉडिफाई होके रिलोकेट होके कुछ वैल्यू चेंज होके, और जिस मेमोरी से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो एक्चुअल एड्रेस होता है, जो कहलाता है फिजिकल एड्रेस या रियल एड्रेस। और लिमिट रजिस्टर क्या होल्ड करता है कि जो लॉजिकल एड्रेस हैं उनकी रेंज को होल्ड करता है। लॉजिकल एड्रेस मतलब मैंने जो बताया कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है दे आर कॉल्ड एज द लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस की जो रेंज है जनरेटेड बाय सीपीयू, तो वो लिमिट रजिस्टर के अंदर होती है। मतलब लिमिट रजिस्टर क्या होल्ड करता है कि वो फाइनल वैल्यू लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस की जिससे ज्यादा एड्रेस, मतलब जिस वैल्यू से ज्यादा एड्रेस सीपीयू जनरेट नहीं कर सकता। या हम कहें कि जो भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू ने जनरेट किया वो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम होना चाहिए। इसको डायग्रामेटिकली हम इस तरह देख सकते हैं कि सीपीयू ने जनरेट किया कोई एड्रेस 346,
जो कि लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस है। तो लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू होगी, सपोज करो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू 500 है, तो ये कोई भी एड्रेस जो सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया, एनी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू, वो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम होना चाहिए यहाँ पे। अब इसमें लिमिट रजिस्टर से कम होगा, ये यहाँ पे चेक होगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो एड्रेसिंग एरर आ जाएगी। और अगर ये इससे कम है, लॉजिकल एड्रेस लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम है, तो इसमें रिलोकेशन रजिस्टर में जो वैल्यू है वो ऐड होके तब टोटल ये एड्रेस बनेगा, जो कि हमारा मेन मेमोरी में एड्रेस कहलाएगा, फिजिकल एड्रेस। मतलब ये है कि सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया दैट वाज नॉट द एक्चुअल और रियल एड्रेस, ये रिलोकेट होगा। मतलब कंपाइल टाइम तो सीपीयू ठीक है जनरेट कर देगा कोई भी एड्रेस, और वो लिमिट रजिस्टर से कम होगा। फिर जब मेमोरी में जहां पर इसको शिफ्ट करना होगा तो रिलोकेशन रजिस्टर कुछ वैल्यू को होल्ड करेगा और उस वैल्यू को ऐड करके सीपीयू एड्रेस पर, ये एक तरह से रिलेटिव एड्रेस है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो किसी लोकेशन के सापेक्ष है, किसी लिमिट मतलब कि रिलोकेशन वैल्यू के सापेक्ष। तो रिलोकेशन रजिस्टर जो एड्रेस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इस एड्रेस के बाद ही इनकमिंग प्रोग्राम जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस डायग्राम इज क्लियर। इसका दूसरा सेंस ये है कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट कर रहा है उसका मतलब ये है कि जहां पर फ्री मेमोरी होगी, जहां से मेमोरी फ्री मेमोरी स्टार्ट होगी, वहां के स्टार्टिंग से ये 346 पोजीशन पर जाएगा प्रोग्राम का ये वाला कोड। तो रिलोकेशन रजिस्टर वो वैल्यू होल्ड करेगा जहां से फ्री मेमोरी स्टार्ट हो रही होगी। तो ये दोनों ऐड होके और मेन मेमोरी में रिलोकेट हो जाएगा प्रोग्राम, और जिस एड्रेस पर ये टोटल जाएगा 14346, उसको हम बोलेंगे रियल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो रिलोकेशन का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो रनिंग प्रोग्राम है या एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है वो एक्चुअली एड्रेस डिपेंडेंट है। तो इसका सॉल्यूशन ये है इस प्रॉब्लम का कि प्रोग्राम को रीलोड, दोबारा लोड करें और स्टार्ट करें, मतलब हर एक प्रोग्राम को दोबारा लोड और स्टार्ट करें। ठीक, तो अब इसका जो ऑल्टरनेटिव है रिलोकेशन का वो है रिलेटिव एड्रेसिंग। तो रिलेटिव एड्रेसिंग बेसिकली हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे इसको। रिलेटिव एड्रेसिंग, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हम उसमें पढ़ेंगे, तो बहुत अभी इसमें डिटेल में हम जा नहीं सकते। तो रिलेटिव एड्रेसिंग में यही है कि ओएस जो है अगर रिलेटिव एड्रेस मैकेनिज्म यूज कर रहा है तो प्रोग्राम हमारे किसी भी प्रोग्राम लोकेशन के इंडिपेंडेंट होके रन कर सकते हैं। मतलब कि जहां पर कोई एक प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, उस प्रोग्राम के फिनिश होने के बाद जो रिलेटिव पोजीशन उसको मिल रही है उस रिलेटिव पोजीशन से वर्क कर सकता है। लेकिन रिलेटिव एड्रेसिंग में भी जो है एक्स्ट्रा ओवरहेड हेड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें सेपरेट इंडेक्स रजिस्टर और सेपरेट इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जो इन्वॉल्व हुई अभी तक हमें मेमोरी मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, पहली तो ये है कि मेन प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग द फ्रेगमेंटेशन। ओके, दूसरा ये है कि प्रोग्राम मेमोरी में रन कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि कुछ प्रोग्राम के कंप्लीट कोड रन हो रहे हैं। कुछ पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि जो रनिंग के दौरान यूज ही नहीं हो रहा हो। ठीक है,
यानी कुछ रूटीन्स ऐसे हों कि जो एक्सेस ही नहीं किए जा रहे हों। कहने का मतलब जैसे कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिए गए, कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिए गए, या कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दिए गए, कोई मॉड्यूल ऐसा डिफाइन कर दिया गया जो कहीं यूज में ही नहीं आ रहा है, उसका कहीं यूज नहीं, तो वो मेमोरी में तो अननेसेसरी पड़ा ही है, यानी कंप्लीट प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा। हम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम तो लोड कर नहीं सकते अभी तक के जो हमने डिस्कशन से। और दूसरा क्या है कि प्रोग्राम की साइज है वो मेमोरी की साइज पर डिपेंडेंट है। तो और दूसरा था कि कंटिन्यूअस स्पेस मेमोरी में चाहिए। तो अगर हम कोई नेक्स्ट ऐसी टेक्निक फॉलो करें जिसमें पूरा प्रोग्राम मेमोरी में एक साथ ना रहे, इसकी रिक्वायरमेंट ना हो कि पूरा प्रोग्राम मेमोरी में एक साथ हो। दूसरा इस बात की रिक्वायरमेंट ना रहे कि प्रोग्राम कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस इन द सेंस कि प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट अलग अलग मेमोरी पे रन करा सकें हम, ठीक है। तो तीसरा ये कि जितने जो पार्ट नहीं यूज हो रहा है उसको मेमोरी में ना लाया जाए। तो ये जो मैकेनिज्म है दिस विल बी implemented by using the paging and segmentation which we will discuss in virtual memory। ठीक है। तो अभी तक जो हमने कुछ टर्म यूज किए, जैसे लॉजिकल तो जानते ही हो, लॉजिकल मीनिंग होता है कि सॉफ्टवेयर जो सोचता है, फिजिकल मीन्स कि जो हार्डवेयर जानता है, रियल मेमोरी मैंने बताया रिलेटेड टू रियल एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी रिलेटेड टू वर्चुअल और लॉजिकल एड्रेसेस। तो by this actually we have completed our discussion regarding the lecture relocation and partition relocation, जिसमें रिलोकेशन की मेन टेक्निक जो कॉम्पैक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा हमने लिमिट और रिलोकेशन रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया। तो अब जो है इसको मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर अटेंडेंस ले रहा हूँ। पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, तो फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूँ।